हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं 1 to 5 के लिए प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 5 वालों से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31। इससे पहले हम 4 सेट अपलोड कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ जीएसटी पब्लिकेशन का भी 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 में हम टोटल आप लोग के साथ 90% डिस्कस करेंगे, जीएस पार्ट आप लोग से डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ 31 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है? आपको कारक नहीं बताना। तो यहाँ पर देखिए, हिमालय पर्वत भी भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, हिंद महासागर भी करता है, लेकिन यहाँ सहारा रेगिस्तान जो है ये भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रहता है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 31.16 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 33 कहता है, कुद्रेमुख की खाने निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा है, यानी ये कर्नाटक में, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे देखिए, अभी यहाँ कुद्रेमुख जो दे रखा है, यहाँ पर कौन सी खाने हैं? तो याद रखिए लौह अयस्क की खाने हैं। ठीक है, उसके बाद गढ़चिरौली, रत्नागिरी, ये सब जो महाराष्ट्र के लौह क्षेत्र के खदान है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करते हैं बैलाडीला, क्या नाम है? बैलाडीला, ये क्या है? छत्तीसगढ़ में है, ये भी आपका लौह क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 34। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, रिसरा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब भारत जूट निगम की स्थापना कब हुआ था? अभी याद रखिए 1971 में हुआ था। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 35। कहता है, महाराष्ट्र में पाए जाने वाली काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? इसे काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहा, ऑप्शन में दे रखा है रेगुर मिट्टी, इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, ये काली मिट्टी जो कपास के लिए बहुत ही बेनिफिट है। ठीक है ना, यानी इसमें कपास खेती बहुत अच्छी तरह से होता है। इस मिट्टी का काला रंग क्यों होता है? इसमें पाया जाता है टी-टेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है? ब्लैक होता है, नहीं काला होता है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 36। कहता है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के बिहार राज्य मौजूद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका देखा है तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नालंदा में बौद्ध मठ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और यूनेस्को ने 2002 में महाबोधि बिहार को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। कब? ये भी याद रखिए, 2002 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1885 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 1885 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 38 कहता है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? देखिए बिहार की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे स्वराज दल का गठन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। कब किया था? तो फरवरी 1923 में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 39। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? आपको क्षेत्र बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, सारण। याद रखिए सारण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 कहता है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 1913 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बिहार विधान परिषद में अभी वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितना है? तो 75 है। विधानसभा का कितना है अभी? तो 243। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
चलिए अब देखिए यहाँ से मैथ है, ठीक है, इसका वीडियो हम अलग से बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। एक वीडियो अपलोड कर दिए, आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ये हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, ठीक है। और रॉलेट एक्ट जो है ये कब लागू हुआ था, तो याद रखिए मार्च 1919 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन भी किया था और महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा था। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 52। आपको बताना है इनमें से कह रहा है कि अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। आपको बताएं इसमें कौन सा कथन आपको असत्य बताना है, ठीक है। पहला लिखा अंतरिम सरकार वास्तव में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी जिसका अध्यक्ष वायसराय था, यह भी सही है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उपयुक्त कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे, यह भी सही है। उपयुक्त सरकार में रेलवे मंत्री कौन थे, आसफ अली। रक्षा मंत्री कौन थे, तो बलदेव सिंह। वित्त मंत्री कौन थे, तो लियाकत अली खां। और गृह विभाग किसके पास था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सभी आपके स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन आपसे असत्य पूछ रहा था, यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 कहता है किस गांधीवादी आंदोलन में चौरी चौरा कांड जुड़ा था। बताइए किस गांधीवादी आंदोलन में चौरी चौरा कांड जुड़ा था, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। याद रखिएगा असहयोग आंदोलन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौरी चौरा कांड की बात ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 कहता है कि हड़प नीति का सृजन कौन था। तो इसका संबंध था डलहौजी से था, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहता है मंगोलॉयड प्रजाति की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है जो उसे दूसरी अन्य प्रजातियों से क्या करता है, अलग करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मुड़ी हुई तिरछी आंखें, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 56 कहता है गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान है को प्रदान करता है जो भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 1967, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता की अवधारणा जो है आपको बताना है किस देश के संविधान से लिया गया था। तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा ब्रिटेन, जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटेन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 58। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार जो है आपको बताना है किस देश से लिया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में भी कितने विषय हैं, तो याद रखिएगा 52, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है कि एक पिता अपने नौजवान बेटे और उसके किशोर मित्रों को भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहा था। पिता किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रचार कर रहे थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा अनुच्छेद 51 का AF, जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 60। भारतीय संदर्भ में राज्यों का संघ के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी स्टेटमेंट आपका क्या यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम था। तो ये स्टेटमेंट्स आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर आपका यहाँ पे गलत पूछा, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए मैथ दे रखा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 71 कहता है हाल ही में श्री साद अहमद वाराइच भारत के किस देश के उच्च युक्त बने हैं।
बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पाकिस्तान जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 72 का था, किस उपन्यास ने प्रभा वर्मा को 2023 का सरस्वती सम्मान दिलाया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा रौद्र सात विकम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 73 कहता है, विश्व वानिकी दिवस 2024 का थीम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, वन और नवाचार, एक बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 74 कहता है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? खुशहाली की बात किया तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फिनलैंड जो इसका सही आंसर हो जाएगा। वही अगर हम भारत की बात करते हैं तो इसका पोजीशन जो है 126वें स्थान पर है खुशहाली में। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में प्रज्वलता चैलेंज किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्च किया है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 कहता है कि नेपेंथिस क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बताना है इसमें नेपेंथिस क्या है। तो ये प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ता है, यानी प्राथमिक उत्पादक और क्या है? उपभोक्ता है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। 77 का क्या करना है? आपको सुमेलित करना है। तो पहले यहाँ पर देखिए, एक तरफ धूल के प्रकार दे, दूसरी तरफ रोग के नाम दे रखा है। अनाज की धूल, ये कृषक फुसफुस, तो यहाँ पर ए का हो जाएगा आपका 3। तो ए का 3 वाला ऑप्शन यहाँ पर एक ही दे रखा है, बाकी आप लोग मिला लीजिए। बी का हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, टुबैकोसिस हो जाएगा। कपास धूल का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, बायोसिनोसिस हो जाएगा। और डी का यानी गन्ना के धूल हो जाएगा आपका बैगासोसिस हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मिथोमोग्लोबिन के कारण। याद रखिएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका 79, निम्नलिखित में किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डायटम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लाइकन दे रखा, तो लाइकन क्या है? ये वायु प्रदूषण का पता लगाता है, और लाइकन समानता सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के बारे में भी बताता है। यहाँ पर देखिए आपका एक न्यूमेरिकल दे रखा आपका फिजिक्स का जो लाइट चैप्टर का है, 10 सेंटीमीटर फोकसांता यानी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखे 3 सेंटीमीटर ऊंचे वाले प्रतिबिंब की स्थिति और आकार बताना। तो आपको लेंस फार्मूला यूज़ करना है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है। अब ये उत्तल लेंस की बात हो रहा है, तो f का वैल्यू कितना होगा? प्लस मिलेंगे। u हमेशा क्या होता है? निगेटिव में होता है। ठीक है, तो u हो जाएगा कि u हो जाएगा आपका कितना? -15। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? v निकालिए। इस फार्मूले में जब पुट कीजिएगा तो v का वैल्यू आएगा आपका +30 आएगा। ठीक है, +15 आएगा। अब आपको बता दो +30 वाला ऑप्शन सिर्फ एक दे रखा है, लेकिन आप पूरा निकालिए क्योंकि हो सकता है उपयुक्त में से कोई नहीं हो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर m निकालना। तो m का फार्मूला क्या होता है? v/u होता है। तो v कितना आया आपका? 30 आया, और माइनस u कितना? माइनस आपका 15, यानी m कितना निकल कर आया? माइनस आपका 2, जो एक तरह का बताता है कि वास्तविक। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर वस्तु, यहाँ देखिए प्रतिबिंब की स्थिति ऊंचाई बताना। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई आपको दे रखा है, तो एक फार्मूला होता है v/u इक्वल टू h2/h1। तो h2 हो गया आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो यही आपको निकालना है। तो इसका मान दे रखा है कितना? -2। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 करेंगे, और h1 आपको दे रखा आपका 3, यानी इसका मतलब ये हुआ कि h2 का मान कितना आ गया आपका? -6 आया। इसका मतलब ये प्रतिबिंब उल्टा बन रहा, तो जब उल्टा प्रतिबिंब होता तो वास्तविक ही बनेगा। तो आंसर आपका हो जाएगा 30 और 6, राइट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
81 कहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान निम्न में किस गैस का अवशोषण होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण किस गैस का अवशोषण पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आज जब इस अभिक्रिया के दौरान कौन से गैस निकलते हैं, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि अवशोषण कौन होता है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर आपका बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए। और प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस रंग में होता है, तो लाल रंग में। याद रखिएगा लाल रंग में सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है जल निकास को क्या कहा जाए जिसका पीएच मान 2 से 4.5 के बीच हो। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अम्ल माइंस जल निकास उसको बोलते हैं। ठीक है, एक होता है अम्लीय वर्षा, इसको बोलते हैं एसिड रेन, जिसका पीएच मान 5.5 से कम होता है वो एसिड रेन कहलाता है। ठीक है, और किसी विलयन का पीएच मान जो है 0 से लेकर 14 तक होता है, भी याद रखिएगा। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिए, पौधों को अच्छी वृद्धि करने के लिए मृदा जो होता है यानी सॉइल जो होता है उसका पीएच मान कितना होना चाहिए, तो अप्रॉक्स 7 के आसपास। न ज़्यादा क्षारीय होना चाहिए न ज़्यादा आपका अम्लीय होना चाहिए। मानव शरीर का पीएच मान का एक तो रेंज कितना होता है, याद रखिए 7 से लेके 7.8 के बीच होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 83। यहाँ पर आपका दे रखा दो पतले उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस दे रखा है। ठीक है, उसकी फोकस दूरी इतना सेंटीमीटर दे रखा है। इसके बाद इन्हें अलग कर समक्षीय रूप से 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, तो संयोग की क्षमता आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दे रखा 12.5 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, इसका हम पावर निकालेंगे। तो आपको पावर का फॉर्मूला पता ही होगा, 1/f होता है। तो अब देखिए अवतल लेंस की बात करते हैं 12.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका जब पावर निकालिएगा यानी P1, तो इसका मान देखिए कितना आएगा, यानी ऐसे लिख सकते हैं आप इस तरह से। ठीक है, इसको 100 से गुना कर देंगे क्योंकि सेंटीमीटर में है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका आएगा आपका 8 डायोप्टर आ जाएगा। उसी तरह से हम P2 निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर F हम निगेटिव लेंगे क्योंकि अवतल लेंस के लिए F निगेटिव होता है। ठीक है, तो दे रखा आपका 25, तो क्या हो जाएगा 100/25 करेंगे, -100/25, तो राइट यहाँ पे कितना आया आपका 4 आया, यानी एक 8 आया 4 आया, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो ऑल ओवर क्या होगा, निगेटिव ऑल ओवर क्या होगा, +8 और -4, तो कितना आएगा आपका 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है इसको समक्षीय रूप से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, इसकी क्षमता बताना है। तो एक और फार्मूला होता है P हो जाएगा P1 + P2 और माइनस यहाँ पे D और उसके बाद P1 × P2। तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो P1 और P2 का वैल्यू अभी हमने निकाला कितना, 4, तो आप 4 रख दीजिए। उसके बाद माइनस D कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इसको मीटर में करेंगे तो कितना होगा, हाफ, यानी ऐसे लिखिए 4 - हाफ हो जाएगा। और उसके बाद P1 और P2 का प्रोडक्ट कीजिए, तो कितना आएगा आपका, एक 8 है एक -4 है, तो कितना हो जाएगा 8 चौका 32 हो जाएगा, -32। ठीक है, उसके बाद इसको काटिए, तो 2 से कट गया 16 बार में। आई माइनस, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कुल मिलाकर हो गया आपका 4 + 16, तो यहाँ पर आ गया आपका 20। तो सोचने की क्षमता क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, तो यहाँ पर आप ही देखिए क्या हुआ, बढ़ गया, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 84। कहता है किसी दर्पण के लिए x का आवर्धन 1 से अधिक है, तो x को पहचाने। देखिए आवर्धन पूछा जा रहा है कि उसका 1 से अधिक है, आवर्धन यानी m। ठीक है, 1 से अधिक है, तो आपको बताना है x को आपको क्या करना है, उसमें पहचान करना है। तो देखिए जब 1 से अधिक होता है तो वो होता है अवतल दर्पण, क्या हो जाएगा, अवतल। अगर अवतल दर्पण की अगर बात करते हैं तो इसका आवर्धन क्षमता जो होता है 1 से कम भी होता है, यानी m जो होता है 1 से कम भी होता है, m जो होता है 1 से ज़्यादा भी होता है, और m जो होता है आपका 1 के बराबर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। वही अगर हम समतल दर्पण की बात करते हैं तो इसका m जो होता है हमेशा 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। और वही अगर हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण की जो क्षमता होता है, उत्तल दर्पण की क्षमता होता है वह m से क्या होता है, आपका कम होता है, m से क्या होता है, कम होता है।
तो यहाँ पर देखिए अधिक दे रखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। तो सबका आप मैग्निफिकेशन जो है याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 कहता है निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा के पिरामिड का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका देखा है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ये वाला होगा, बी होगा। यानी ऊर्जा के पिरामिड को पारिस्थितिक तंत्र का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला कहा जाता है। और चित्र यानी जो आपको जो बी दे रखा है ये आपका पिरामिड का प्रतिनिधित्व करता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नहीं, राइट आंसर आपका बी ऑप्शन में भी दे रखा है, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 86 कहता है किसी द्रव की तुलना में कोई ठोस अपना आकार सरलता से क्यों नहीं बदल सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठोस में क्या होता है कि अंतराण्विक बल क्या होता है, प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। गैस में जो होता है अंतराण्विक बल क्या होता है, सबसे कम होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 87 कहता है कि एक पौधे में जड़ प्रणाली अच्छी तरह से कब विकसित होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। जब पानी का अवशोषण बढ़ जाता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 88 इनमें से कौन सही है, आपको बताने इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका देखिए याद रखिएगा, यहाँ पर हमेशा तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। यानी पीएच माइनस लॉग और उसके बाद हाइड्रोजन आयन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, पीएच प्लस प्लस PO यानी हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आयंस का जो सम होता है हमेशा 40 होता है, याद रखिएगा ये चीज़ें। कितना होता है, 40 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोफेज, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रोफेज सूत्र विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है, और समसूत्री विभाजन की सबसे छोटा अवस्था कौन है, एनाफेज, याद रखिएगा। एनाफेज जो सबसे छोटी अवस्था है, ठीक है। तो सबसे लंबी हो आपका प्रोफेज और सबसे छोटा हो जाएगा आपका एनाफेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यह 90 कहता है निम्न में कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ट्यूब जो जाइलम का प्रकार नहीं है बल्कि फ्लोएम का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 91। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है निम्नलिखित में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, औरंगजेब जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यह 92 दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी। आपको बताना है किनके द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, याद रखिए सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा हेनरी विनियन डिरोजियो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए दोस्त वीडियो पसंद तो लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो यहाँ पर 95 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मानवेंद्र नाथ राय, याद रखिए मानवेंद्र नाथ राय जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 96 इंडियन सोशल कांग्रेस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था, इसका आपका उद्देश्य बताना था। इसका उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा बाल विवाह को निषेधित करना, याद रखिएगा बाल विवाह को निषेधित करना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 97 कहता है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में के दौरान हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बंग भंग विरोध आंदोलन के दौरान। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है। और लॉर्ड कर्जन, याद रखिए लॉर्ड कर्जन 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दिया था और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा भगवान दास, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए स्थापना कब हुआ था, तो आपको दे ही रखा 1921 में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 का था पाकिस्तान की मांग वर्ष में मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन में की गई थी। आपको बताइए कब किया गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1940 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पाकिस्तान जो शब्द है इसका सर्वप्रथम जो है इसको किसने गढ़ा था। तो ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली 1933 में शब्द को गढ़ा था, नहीं पाकिस्तान शब्द को। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 100 कहता है के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्रता सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सहायक संधि प्रणाली। याद रखिए सहायक संधि प्रणाली जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि से संबंधित था। ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली से पूर्व भारत में सहायक संधि का प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101 कहता है कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान किसने दिया था, यह स्टेटमेंट किनका है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम और इसके लिए संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है। यह किसके अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अनुच्छेद जो है 42, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 कहता है यदि संसद किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा धन विधेयक जो है धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 104 कहता है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है, बताइए कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका देखा है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव की रीति प्रक्रिया से है। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है। ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 105 निम्न में किस विधेयक का विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था। सबसे पहले बैठक बुलाया था, वो कब बुलाया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दहेज निषेध विधेयक। याद रखिए 1961 में 1961 में पहला संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था, दूसरा बुलाया गया था 1978 में। ये बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के काल में बुलाया गया था। उसके बाद तीसरा जो बुलाया गया था 2002 में बुलाया गया था आतंकवाद निवारक विधेयक, जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में लाया गया था। तो ये सब आप याद रखें, यानी 3 बार अभी तक लाया गया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 कहता है कि बैरन द्वीप जो है स्थित है, आपको बताना है कहाँ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अंडमान सागर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है निम्नलिखित में किस फसल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है।
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गेहूँ इसका सही आंसर हो जाएगा। गेहूँ सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, यानी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 108 कहता है, निम्नलिखित में से हिमालय के गिरिपद में पाया जाने वाला वन कौन सा है? तो यहाँ पहला ही ऑप्शन दे रखा है पर्णपाती वर्ण, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो ये फ्रांस जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 110। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है कि भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है? भूटान की सीमा बताना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो असम तो जुड़ा हुआ है, सिक्किम भी जुड़ा हुआ है, यानी भूटान से 4 भारतीय राज्य जुड़े हुए हैं, एक सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। लेकिन यहाँ पर उड़ीसा नहीं जुड़ा हुआ, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों से घिरा हुआ है, तो वह है यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा नई दिल्ली। याद रखिएगा, नई दिल्ली जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये राष्ट्रीय महिला आयोग की बात की, इसका गठन कब किया गया था? तो याद रहे 31 जनवरी 1992 को किया गया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 112 का था, पीएम ऊषा योजना किससे संबंधित है? तो यहाँ पर पहले ऑप्शन दे रखा है शिक्षा से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 का था, हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा शाहरुख खान, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, शाहरुख खान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड किसे मिला? तो रानी मुखर्जी को। किसको? रानी मुखर्जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 114 का था, इंडिया एट द रेट ऑफ 100 इवनिजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस नामक पुस्तक किसने लिखा? तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा है प्रोफेसर के.वी. सुब्रमण्यम, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 का था, तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास 2024 का पहला चरण निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा तमिलनाडु। याद रखिएगा, तमिलनाडु जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 116 कहता है कि सेमोफाइट्स उत्पन्न कहाँ होते हैं? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बालू व बजरी में, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 117 का था कि अम्ल वर्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए, अम्ल वर्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो रॉबर्ट एंगस स्मिथ। याद रखिए, राइट आंसर आपका भी हो जाएगा रॉबर्ट एंगस स्मिथ, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। और अम्ल वर्षा जो जनरली होता है, अम्ल वर्षा जो है वह जल के साथ यानी सल्फर डाइऑक्साइड और क्या मिल जाता है उसमें? नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और अम्लीय वर्षा जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 5.6 से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 का था, जल को शुद्ध करने के लिए किस एलम का उपयोग होता है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा पोटास एलम, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 119, नॉक नी सिंड्रोम क्या होता है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा फ्लोराइड विषाक्तता के कारण। याद रखिएगा, फ्लोराइड विषाक्तता के कारण होता है नॉक नी सिंड्रोम। ठीक है, अब देखिए, जल में जनरली फ्लोराइड की जो मात्रा है वह कितना होना चाहिए? 1 से 1.5 होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर जल में फ्लोराइड की मात्रा 0.5 से कम होता है तो दंत क्षरण होता है। तो ये सब चीज़ें जो है याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए कैडियम विषाक्तता दे रखा है। कैडियम विषाक्तता से क्या होता है? इताई रोग होता है।
ठीक है। उसके बाद देखो होता है पारविषाक्तता। पारविषाक्तता से क्या होता है तो मिनी माता रोग होता है। तो ये सब चीज़ें जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प है मर्सुपियल्स का उदाहरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा कंगारू। याद रखिए राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 121 कहता है ध्वनि रोधक कमरे के निर्माण हेतु प्रयुक्त शैवाल कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा डायटम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है दूरदृष्टि निवारण में किसको प्रयुक्त किया जाता है। तो दूरदृष्टि में क्या यूज़ किया जाता है तो उत्तल लेंस। क्या यूज़ किया जाता है उत्तल लेंस। निश्चित फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगर निकट दृष्टि होता तो वहाँ पर अवतल लेंस होता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 123 कहता है कोई वस्तु यदि स्थिर या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था पर ही बनी रहती। यह कथन निम्नलिखित में किस सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा न्यूटन के गति का प्रथम नियम। याद रखिए राइट आंसर आपका यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 124 कहता है बड़ी और चौड़ी पट्टियों वाली कंधे से लटकाने वाले बैग को उठाकर ले जाना अधिक आसान क्यों होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बैग द्वारा लगाया जाने वाला दाब क्या होता है घट जाता है। क्योंकि दाब यानी बल, दाब का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया होता है। तो हम लोग क्या करते हैं एरिया को बढ़ाते हैं जिससे दाब क्या हो जाता है घट जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 125 कहता है इनमें कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाषणिक गंधयुक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा क्लोरीन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 कहता है निम्न में कैडमियम की गलनीय मिश्र धातु कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कास्ट धातु जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 127 प्लास्टिक वह किस्म कौन सी जिसका प्रयोग कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा ल्यूसाइट। याद रखिए ल्यूसाइट जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 कहता है कि निम्नलिखित में कौन जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा घोंघा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 कहता है किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंद तथा रुधिर दाब क्या होता है बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए एंड्रिनल द्वारा। याद रखिए एंड्रिनल द्वारा क्या होता है ब्लड प्रेशर क्या हो जाते हैं और हार्ट बीट क्या होते हैं बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 कहता है धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो किससे भरी होती है। तो याद रखिए इसमें ऑक्सीजन होता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 131 निम्नलिखित में किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा स्वामित्व जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्वामित्व योजना जो है इसका सही आंसर हो जाए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 कहता है 20 सूत्री कार्यक्रम TPP किस वर्ष किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाए 1975 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 133 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून के निर्वर्तन के दौरान वर्षा होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा तमिलनाडु जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 134 कहता है निम्नलिखित में कौन सा सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण का सबसे सही अनुमान है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए राजकोषीय घाटा। याद है कि राजकोषीय घाटा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 135 सरकारी बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी प्राप्तियों और सरकारी व्यय के अनुमानों का विवरण है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि आपको बताना है क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। याद रखिएगा
1 अप्रैल से 31 मार्च जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा से एक बात और याद रखिएगा, अनुच्छेद 112 के अनुसार हर वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए अनुमानित प्राप्ति तथा खर्चों का ब्यौरा संसद में पेश करने का एक संवैधानिक कर्तव्य है। और अगर हम बात करते हैं राज्य सरकार के लिए तो अनुच्छेद 202 है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करती है, जिसे राज्य सरकार का बजट कहा जाता है। तो अनुच्छेद किसके अनुसार, तो आपका हो जाएगा आपका 202 और ये हो गया केंद्र के लिए। ठीक है, तो दोनों अनुच्छेद आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 90% डिस्कस किया हूँ जो जीएस पार्ट का, और ये क्लास जो होगी आपका क्लास 1 to 5 के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।